दोस्तों नमस्कार। इस समय मेरे साथ जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी हैं। अपने बयानों को लेकर के खासकर जम्मू कश्मीर से जो जुड़े हुए बयान हैं, उसमें पुलवामा पर जो हमला था, उसमें जो जवान शहीद हुए थे 40 जवान, उसको लेकर चर्चे में, और भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामलों को लेकर के केंद्र सरकार और खासकर पीएम मोदी को घेरे हैं। और इस मामले में इनके साथ कहिए तो जो किसान हैं देश के, और खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसान मजबूती के साथ खड़े हैं और धीरे धीरे कारवां बढ़ रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां और नेता भी साथ आते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अभी तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ और राष्ट्रवाद को सबसे बड़ा मुद्दा बनाते रहे हैं, और इन्हीं दोनों मुद्दों पर इसमें खुद घेरे में आ गए हैं। और वो हुआ है सत्यपाल मलिक जी के बयान के बाद उनका जो साक्षात्कार था 2 चैनलों पर। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं। जनचौक में आपका स्वागत है सर। थैंक यू। सत्यपाल सर, ये बताइए, आपने जो है पुलवामा वाले मसले पर जो है एक सवाल उठाया। उस समय भी आपने कहा था, जो बातें थी खुल करके आपने कही थी कि चूक हुई है, स्वीकार किया था, ये बड़ी बात थी गवर्नर रहते हुए। लेकिन आपने कहा कि आपकी प्रधानमंत्री से बात हुई और उसमें उन्होंने कहा कि आप चुप रहिए, इस पर कुछ मत बोलिए। मैं एक चीज़ जो उसी में जो एक बात निकल के आती, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री उस समय कॉर्बेट पार्क में थे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा आप जानते हैं, पूरा देश जानता है कि सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्रधानमंत्री पूरे कम्युनिकेशन से कट जाएं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या ऐसा हो सकता है? नेशनल कॉर्बेट पार्क का तो यही रिवाज है कि वहाँ फोन नहीं जाता है, मतलब होता नहीं। हो सकता है दूसरे वो शूटिंग में मस्त थे, समझ रहे थे बड़ी चीज़ हो रही है, ये विदेशी चैनल कोई उनको शूट करे तो अपने को समझते हैं कि बड़ा काम हो रहा है, जबकि ये बड़ा था पुलवामा। इसकी तो मिनट टू मिनट खबर लेनी चाहिए थी। उन्होंने तो घंटों बाद मुझे फ़ोन किया जब उससे निकल आए कॉर्बेट पार्क से, तो बाहर एक ढाबे से फ़ोन किया, सतपाल भाई क्या हुआ। मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, और ये मैं हम लोगों की इसमें गलती है, उससे हुआ है। उन्होंने नहीं, अभी चुप रही है। नहीं, तो ये जो कॉर्बेट पार्क से बाहर आए, ढाबे में आए, अगर आपको याद हो तो उसी दिन उन्होंने फोन से एक सभा को भी संबोधित किया। एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा या आपसे स्पष्टता चाहूंगा। वो उसके बाद किया होगा, वो कॉर्बेट पार्क में रहते हुए नहीं किया। नहीं, मैं समझ रहा हूँ कॉर्बेट नहीं, इनको सूचना पुलवामा वाली हो गई थी, उसके हाँ, बाद उसके सभा को बाद संबोधित किया कि उसके पहले? ये बताइए। सभा तो उनके लिए महत्वपूर्ण है, मुझे नहीं मालूम, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये है कि वो कर सकते हैं ये काम कि पुलवामा के अफसोस को एक तरफ रख दें और सभा संबोधित करें। लेकिन सतपाल सर, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। 40 जवान शहीद हुए, हमला हुआ, आतंकवादी हमला था जिसमें विदेशी हाथ था। उसके बाद एक प्रधानमंत्री कैसे कोई सभा संबोधित कर सकता? बड़े बड़े कार्यक्रम लोग रद्द कर देते हैं और प्रधानमंत्री सभा संबोधित कर रहे हैं। ये मतलब किस रूप में इसको जायज ठहराया जा सकता है? ये तो सभी कुछ कर सकते हैं। मुझे उसके डिटेल्स नहीं मालूम है, लेकिन लोगों को इसका पता करना चाहिए कि ये किस वक्त सभा संबोधित की इन्होंने। हाँ, आपने कहा था कि सभा, आपसे जो बातचीत हुई थी 5 बजे के आसपास हुई थी, तो ये 5 बजे के बाद ही सभा संबोधित, क्योंकि जब निकले होंगे इनको सूचना दी गई कि सबसे पहले जरूरी हो जाता कि आपसे संपर्क करें या पुलवामा वाले मसले की खबर लें, तो आप किए होंगे और उसके बाद फिर सभा संबोधित किए। उसके बाद ही किए। तो चलिए, सब पता कर लिया जाएगा, समय उससे और स्पष्ट हो जाएंगी चीजें। लेकिन अभी अमित शाह का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आप जो है उस समय क्यों नहीं बोले, जब ये बातें आप जान रहे थे तो चुप क्यों रहे? देखिए, अमित शाह साहब की या तो मेमोरी गड़बड़ कर रही है उनको, उन्हें पता नहीं है कि मैं तो उसी वक्त बोला था, सेम डे सेम टाइम। ये घटना होने के तत्काल बाद मैंने कहा था कि इसमें हमारी चूक रही है। मुझे तो चुप कराया प्रधानमंत्री ने। फिर मुझे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का फोन गया कि सतपाल भाई, मैंने एक आध चैनल को बोल भी दिया था जी उसी दिन। हाँ, वो तो फोनो है आपका? हाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इस पर अभी मत बोलिए, चुप रहिए। तो कैसे कह सकते हैं? अच्छा, किसानों का भी मैं तब बोला जब मैं उसमें था, गवर्नर था जी। वो भी मैंने, ऐसा नहीं है कि गवर्नर ना रहते हुए उठाया हो किसानों का सवाल, गवर्नर रहते हुए उठाया था। जी। ये राजनाथ सिंह उस समय गृह मंत्री थे और आपने कहा कि उनसे मांगी गई, प्लेन मांगी गई थी और उन्होंने नहीं दिया। इसमें कितना राजनाथ सिंह जिम्मेदार हैं और कितना पीएमओ या सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल?
देखिए इसमें सब जिम्मेवार हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट भास्कर में छपी जी उन्हीं दिनों जी के 40 दिन तक ये रिक्वेस्ट होम मिनिस्ट्री में पड़ी रही। होम मिनिस्ट्री ने हाँ या ना का कोई जवाब नहीं दिया। 40 दिन बाद होम मिनिस्ट्री ने मना किया, तो मैं क्या मानूं? ये तो हो नहीं सकता कि राजनाथ जी ने इनसे नहीं पूछा होगा। तो इसमें सब इन्वॉल्व है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। अगर 40 दिन रिक्वेस्ट पड़ी हुई गृह मंत्रालय के सामने, बड़ा मसला था, इसमें जरूर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और पीएमओ, जरूर उनको पता रहा होगा। सब थे। कहने मतलब प्रधानमंत्री के संज्ञान में था और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए का संज्ञान में था। बिल्कुल था, बिल्कुल था। और तब ये माना जा सकता है कि किसी राजनाथ का मसला नहीं है, पीएमओ और ऊपर के स्तर पर इसको मना किया गया। राजनाथ जी तो अब भी बेचारे इस स्थिति में नहीं है कि कोई फैसला ले लें बिना पीएमओ से बात किए। उस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं करते होंगे, तो पीएमओ जरूर इसमें इन्वॉल्व है। अब इससे आगे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या माना जाए कि चुनाव आ रहे थे, स्थितियां खराब थीं और पुलवामा पहले तो लगातार आप देख ही रहे थे स्थितियां इनके खिलाफ जा रही थी और माना था सरकार बदल सकती है, ऐसे में ये एक आखिरी जो है ब्रह्मास्त्र के तौर पर रखा गया था, उसको पकाया गया था और मौके पर इस्तेमाल किया जाए, इस तरह की बात भी कही जा सकती है क्या? देखिए मैं तो नहीं कह सकता, पर लोगों में आज इनकी क्रेडिबिलिटी जहां पहुंच गई है उसमें लोग इस तरह के अंदाज लगाते हैं, और किया भी। उन्होंने उस घटना का पूरा राजनीतिक उपयोग अपने चुनाव के लिए किया। 40 जवानों के जो शहादत थी उसको इन्होंने बेचा चुनाव के दौरान। एग्जैक्टली, उनको इनसे कोई हमदर्दी नहीं थी उन जवानों से। अगर आपसे पूछे, देखिए चूंकि आप गवर्नर रहे हैं और पूरे सत्ता प्रतिष्ठान को जानते कैसे संचालित होता है, इतनी बड़ी घटना हुई है, पूरे देश ने मतलब सुरक्षा जुड़ा हुआ मसला है सीधे है और 40 जवान शहीद हुए हैं, कौन ऐसी जांच बैठे तो दूध का दूध पानी का पानी होगा? क्या चीज़ अगर प्रशासन और सरकार करे, किसकी मांग की जानी चाहिए? अभी तो कोई जांच बैठी नहीं है जी इस पे। एक रिटायर्ड जजेस की कोई कमेटी बना के उसमें सिक्योरिटी के भी एक दो लोग हों और वो इसकी जांच करें और दूध का दूध पानी का पानी करें, जो भी जिम्मेवार हो। क्योंकि जो भरोसा है, कम देख रहे थे जवानों कुछ परिवारों से सब मांगे उठ रही हैं कि हमारा बच्चा 25 साल का 23 साल का था, विधवा हो गई बहू जो है, ऐसे में भरोसा उठता है। और जो खासकर सेना से जुड़ा हुआ मसला है जो कितना सेंसिटिव होता है, ऐसे में सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कोई जुम्बिश नहीं दिख रही है। बिल्कुल करना चाहिए। देखिए उनका जो हमारी फौजें हैं, हमारी सेनाएं हैं, हमारे सशस्त्र बल हैं, उनका अगर भरोसा खत्म हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। अब भ्रष्टाचार के मसले को भी पहली बार आपने जो एड्रेस किया है, जो सीधे जो पीएम घिरते हैं, उसमें कौन कौन और मसले हैं जो सेंसिटिव लगता है आप किसी उठाए जाने चाहिए? देखिए मैं तो कोई डेलिबरेटली तो कोई चीज उठा नहीं रहा हूँ। जी जो चीज सामने आ रही है उन पे मैं बोल देता हूँ ज्यादा तदा। जी एक तो यही है, ये तो सबसे बड़ा है। जी एक मैंने बताया था 2 मामलों का जिनमें भ्रष्टाचार इन्वॉल्व था और उनको मैंने कैंसिल कर दिया था, उसमें इन्हीं के लोग थे सब। अच्छा, उसमें जब राम माधव जी आपके पास गए कि ये माना जाए क्या स्वतंत्र रूप से गए, उसमें पीएमओ कोई जानकारी नहीं थी, आरएसएस किसी और का कुछ लेना देना नहीं था, इंडिविजुअली गए थे या पूरा ये तो संगठन की तरफ से वो जो है पहल थी? नहीं, आरएसएस का कोई लेना देना नहीं था। आरएसएस एक साफ सुथरी संस्था है और पीएमओ का भी कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि मैंने पीएमओ को तीसरे ही दिन बताया था कि ऐसे ऐसे मैंने कैंसिल कर दिए, इसमें ये था ये था ये था, और राम माधव थे, तो पीएम उससे खुश नहीं हुए थे उस बात से कि उसमें थे। लेकिन मामले की जांच तो नहीं बैठा है कोई? दूसरा मसला, जब विपक्ष के खिलाफ आ रहा है तुरंत जांच शुरू हो जा रही है और कमेटियां गठित हो जाती हैं, कार्रवाई शुरू हो जाती है। इस मामले में तो कोई अभी तक कार्रवाई नहीं, कोई जांच भी नहीं शुरू हुई। होगी भी नहीं ना, वजह? छींके अपने पे भी पड़ सकते हैं, तो नहीं करेंगे। अब कुछ देखिए, क्योंकि आप इतने सेंसिटिव मसले को उठाए हैं जो सीधे पीएमओ से जुड़ा हुआ है और जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह के लोग बैठे हुए हैं सत्ता प्रतिष्ठान में, माना जाता है कि बहुत ही खतरनाक है, ऐसे में क्या आपको डर नहीं लग रहा, अंदर से कोई इस तरह का भय नहीं है? मेरी इन्होंने सिक्योरिटी विड्रॉ कर दी जी अब एक आदमी है मेरे साथ, मैं बाहर भी जाता हूँ। 3 दिन के लिए राजस्थान गया, मुझे कोई डर नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता कि मेरे साथ लोग हैं, मेरे लोग हैं,
मेरी कम्युनिटी इतनी बड़ी है, 4 स्टेट में है, अगर मेरी तरफ किसी ने उंगली भी उठा दी तो आप समझ लीजिए कि उसका सत्यानाश कर देंगे। मुझे नहीं छेड़ सकते। कोशिश तो करेंगे नुकसान पहुंचाने की, और तरीकों से करेंगे, कैरेक्टर एसेसिनेशन करेंगे, और कोई बात बोलेंगे, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा मेरे पास है नहीं। इल गॉटन वेल्थ मेरे पास नहीं है। मैं आप जिसमें बैठे हुए, मेरा किराए का मकान है, मेरा क्या कर लेंगे ये। अभी तक जो रुख दिखा है, आपके साथ देख रहे हैं किसान लगातार, आप मुझे जो रिपोर्ट्स हैं, आप हरियाणा जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं, किसानों को संबोधित कर रहे हैं, किस तरह का समर्थन मिल रहा है और वहाँ क्या बातें आप कर रख रहे हैं? बहुत जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, और सब कह रहे हैं कि साहब आप लड़िए, हम तैयार हैं। अभी ये आए थे अपने संजय राउत जी। संजय राउत जी, जी। उन्होंने भी कहा कि आप महाराष्ट्र में भी आइए, वहां भी लोग आपको सुनना चाहते हैं। तो मैं जाऊंगा महाराष्ट्र में, अच्छा। उद्धव जी से बात करके। तो क्या इस तरह के राजनीतिक स्तर पर और संपर्क आप बढ़ा रहे हैं और लोगों के एक मंच पर ले आया जाए, ऐसी कोशिश चल रही है? उसमें आपने किन किन से अभी संपर्क किया, कुछ बताइए। अभी मैंने संपर्क नहीं किया, पर जो लोगों का संपर्क है वो मुझे मिलते हैं। वो बताते हैं कि करीब करीब पूरे अपोजिशन में सहमति बन गई है कि एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे। ये हो जाएगा तो ये हार जाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछें कि जो आपकी कोशिशें आप लोगों की चल रही हैं विपक्ष की, उसमें अपने तरह के मतभेद भी हैं, बावजूद इसके अगर कोई पुलवामा हो गया तब आप क्या करेंगे? पुलवामा तो हो ही गया, अब इसमें और क्या पुलवामा उसके बाद कोई उसी तरह का एक पुलवामा, कोई एक बड़ी घटना? बड़ी घटना में यही करा सकते हैं, अपने किसी आदमी पर हमला करा लें किसी से। वो लेकिन इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है आज, इनका अच्छा। कोई यकीन नहीं करेगा। अच्छा, उसमें यकीन नहीं ये करेगा। कुछ भी करें, अब इनका यकीन खत्म हो गया जनता का। अभी जो चुनाव चल रहा, देखिए कर्नाटक में लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप भी देख रहे होंगे, ये किस रूप में देखा जाए इस चुनाव के रुझान को? पहले यही बताए, कर्नाटक को आप किस रूप में देख रहे हैं? कर्नाटक में बीजेपी की बहुत बुरी हार होने वाली है। जी। ये ये बुरी तरह हारेंगे। वजह क्या है वजह वही है, करप्शन बहुत था वहाँ। 40% की सरकार बोलते थे लोग। जी। फिर इनकी साख नहीं रही है, फिर जी। ये जाके मैं कर्नाटक का बेटा हूँ, पता नहीं क्या क्या बात फिर उनकी करते हैं, उसका कोई कनेक्शन नहीं जाता नीचे तक। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं सत्यपाल मलिक जी, हाँ, और देखिए तमाम जो विपक्षी कहीं जहाँ गठबंधन है वो तो मजबूत दिख रहे हैं। महाराष्ट्र है, आपका जो है बिहार है, पश्चिम बंगाल है, तमाम राज्य, कर्नाटक अपने तरीके से आ रहा है साथ, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कमोबेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें हैं। ये जो उत्तर प्रदेश है, कहा जाता है रीढ़ है, यही सरकार बनाता है, यही प्रधानमंत्री देता है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सीधे जुड़ते हैं, आपका गृह राज्य है, गृह जिला है। ये उत्तर प्रदेश को कैसे आप जो है ठीक करेंगे, बचाएंगे, अपने साथ ले आएंगे विपक्ष के खेमे में? हो रहा है धीरे धीरे, एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है लोगों में। अखिलेश और जयंत, इन दोनों में वो समझदारी हो गई है, दोनों मिल के चुनाव लड़ेंगे। और भी सब फोर्सेज छोटी छोटी अखिलेश ने गैल्वनाइज की हैं, वो सब मिल जाएंगी। फिर कांग्रेस में राहुल गांधी बहुत सेंसिबल बातें बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो करा देंगे एक साथ। अच्छा, आखिरी एक बात क्योंकि कहते हुए, क्योंकि बहुत बड़ा मसला बन गया, अभी आप कल जंतर मंतर गए थे और महिला पहलवान वहाँ जो है धरने पर बैठे, दोबारा उनको बैठना पड़ा है, और एक कमेटी बनी थी, उसने कोई रिपोर्ट नहीं दी, कोई कार्रवाई नहीं की। तो कहा जा रहा है अब कि कितना सच कितना गलत क्या कहा जाए, 1000 महिलाओं का यौन शोषण हुआ है, यहाँ तक की बातें कही जा रही हैं, लेकिन कोई जुम्बिश नहीं हुई सरकार की तरफ से, ना अपने सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए, एफआईआर तक दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। आप कल गए थे तो क्या बात हुई आपकी? गया था, मैंने उनको कहा कि चिंता मत करो, हम सब आपके साथ हैं और आप कामयाब होंगे। और बच्चियों में बहुत हौसला है। अब आप देखिए, छोटे छोटे साधारण घरों की लड़कियां आर्थिक तंगी के बावजूद लड़ झगड़ के मेहनत करके मेडल लाती हैं, तिरंगा फहराया जाता है। तब तो आप उन्हें चाय पे बुलाते हो प्रधानमंत्री निवास में, और अब आप उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हो। तो अभी मैं आखिरी एक सवाल पूछते हुए, आपको क्या लगता है, देखिए आप जितनी बातें मैंने पूछी है कमोबेश विभिन्न माध्यमों से आपके जरिए बाहर आ गई हैं, कोई ऐसी बात जो लगता है कि बाहर जानी चाहिए, जनता को पता चलना चाहिए इन मामलों से संबंधित, सत्ता संबंधित, या और कोई आप बताएंगे? मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि लोगों को खड़े हो जाना चाहिए, इस सरकार के खिलाफ रेजोल्यूटली लड़ना चाहिए और इसको बदलना चाहिए।
और अगर ये नहीं बदली तो इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इनके जो इरादे हैं वो अच्छे नहीं है। मतलब कहाँ तक जा सकता है मामला? ये कहीं तक भी जा सकते हैं। कुछ कुछ तो बताइए कि नहीं, जनता समझे तभी इसके तो। बाद कह देंगे अब चुनाव की जरूरत ही नहीं है, मोदी जी 3 बार चुने गए, खत्म। ऐसा भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए एक ऐसी स्थिति बनती है कि 24 में इनको अपनी सरकार बनती हुई नहीं दिखती है, तब ये क्या कर सकते हैं? तो ये कुछ भी करा सकते हैं, अपने किसी आदमी पे हमला करा सकते हैं, हिंसा करा सकते हैं, दंगे करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन अब इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही है। इनके कराने से कुछ नहीं होगा। एक आखिरी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण मैं पूछ रहा हूँ। कहा जा रहा है कि आरएसएस जो है मोदी के बाद के भी जो है व्यवस्था कर रखी है, उसने कुछ अल्टरनेटिव तैयार कर रखे हैं। अगर कम्युनल एजेंडा आगे बढ़ता है तो योगी का चेहरा आगे कर दिया जाएगा, और अगर सेकुलर उस पर जाना पड़ता जैसा कर्नाटक में दिखा, तब वो जो है गडकरी को साथ ला सकता है, सामने ले आ सकता है। क्या इस तरह की बात चल रही, इस तरह से भी देखा जा सकता है? ये मुझे पता नहीं उनके यहाँ क्या बात चल रही है, पर आरएसएस इन मामलों में ज्यादा पड़ता नहीं है। हाँ, इनसे बहुत खुश नहीं है। अच्छा, इनसे खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं है। कुछ नजीर जो आपको पता चली हो, कुछ बता सकते हैं? नहीं, मुझे मालूम है कि इनसे अच्छा, खुश नहीं है। इनसे खुश नहीं है। और परेशानी क्या प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी दिखती है? हाँ हाँ। नहीं, प्रधानमंत्री के चेहरे पे तो कोई परेशानी नहीं। प्रधानमंत्री तो सारे देश में आप आग लगा दें तब भी परेशान नहीं होते। ऐसा ऐसा क्यों है? आप तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। उनकी बनावट ऐसी है। हाँ, उनको देश से कोई मोहब्बत नहीं है। वो बिना परिवार के हैं, परिवार से कोई मोहब्बत नहीं है, देश से नहीं है, गली मोहल्ले से नहीं है। नहीं क्या मशीन के बने हुए हैं? कोई उनके अंदर संवेदना नहीं है? लगता तो ये बच्चियां पड़ी हैं। इनको देख के कल मैं जब मिलने गया, मेरा यकीन करो, मेरी आंख में पानी आ गया। यार ये मेडल लाती हैं, तिरंगा लहराया जाता है इनकी वजह से, और आज ये सड़क पे पड़ी हैं। तो इसको उनसे कोई उनसियत नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है। तो एक जो है गैर संवेदनशील इंसान जो है सत्ता के शीर्ष पर बैठ गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल गैर संवेदनशील और बहुत ही क्रूर किस्म का इंसान। क्रूर किस्म का जी, इंसान? क्रूर किस्म का इंसान। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं समझदारी के साथ कह रहा हूँ। अभी आए थे अपने संजय राउत जी, जी, जिस तरह इनको गिरफ्तार किया, 1.5 महीने जेल में रखे फॉर नो इश्यू। किसी को भी उठा के जेल में डाल दोगे, किसी का भी परिवार को दुखी कर दोगे। अच्छा एक चीज बताइए, विपक्ष के किसी भी नेता को ये देखा जा रहा है किसी मामले, छोटे मामले में कुछ एफआईआर दर्ज करके उनको पूछताछ के लिए बुला लिया जा रहा है, अंदर कर दिया जा रहा है। ये जो पूरा रणनीति, मतलब इसको किस रूप में देख रहे हैं? क्या करना चाहते हैं? इसके जरिए हासिल क्या करना चाहते हैं? डराना चाहते हैं लोगों को, डराना और चुप कराना चाहते हैं। अच्छा, कोई बोले नहीं। मीडिया को तो कर ही दिया करेगी। जी जी। जिस दिन ये पुलवामा का मैं बोला हूँ, और मैं कोई डेलिबरेटली नहीं बोला, एक साधारण तौर पे बोल दिया मैंने, मुझे नहीं पता था इसका ये असर होगा। तो उसी दिन बुला के पूरे मीडिया को कहा गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, कि आपको एक हरुफ नहीं यूज करना। और 9 दिन तक अतीक चला चैनल पे, 9 दिन। हाँ, अतीक इतनी बड़ी खबर थी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी चल रहा है, देख रहा था मैं आज अतीक का, आज भी कुछ आ रहा था। कहते हैं एक खबर को दबाने के लिए दूसरी खबर उससे बड़ी ला के दे देते हैं। तो लेकिन ये जो पूरा विपक्ष के खिलाफ इनका जो हमला है, जो कार्रवाई चल रही है, क्या इससे विपक्ष चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा? नहीं होगा, होता नहीं है। कहीं दुनिया में जहां जहां तानाशाही रही, उससे कुछ नहीं होता इस तरह की हरकतों। अल्टीमेटली डिक्टेटर हारता है। डिक्टेटर हारता है, और यहाँ का भी डिक्टेटर हारेगा? बिल्कुल हारेगा, बुरी तरह हारेगा, और आपकी पहचान में नहीं आएगा, ऐसा हो जाएगा। हाँ, पहचान में नहीं आएगा। थैंक यू। क्योंकि अच्छा, अभी तो एक कमरे से दूसरा कमरा जाने में कपड़े बदलते हैं, फिर इतना मौका ही नहीं रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनचौक से बात करने के लिए। तो देखिए, सतपाल मलिक साहब कह रहे हैं ये क्रूर हैं, तानाशाह हैं, और इनके अंदर संवेदना नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, और देश के शीर्ष पर बैठा हुआ है शख्स अगर इस तरह के नेचर का है तो पूरे देश के लिए सवाल बन जाता है। लेकिन क्या देश की जनता इसको सुनने समझने के लिए तैयार है? सबसे बड़ा सवाल बनता है। जनचौक के लिए दिल्ली से मैं महेंद्र मिश्र।